अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस। पीएफएक्स अल्फा पाकिस्तान का इंडिजिनस नेक्स्ट जनरेशन फाइटर है जिसकी फ़र्स्ट फ्लाइट 2028 से 2029 में टारगेट की जा रही है। इंजन के हवाले से रिसेंटली हमने कुछ दिन पहले ही बात की, लेकिन आज हम उस चीज़ पे बात करेंगे जो इन टर्म्स ऑफ इंडिजिनस डेवलपमेंट शायद पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल हो सकता है और पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग भी हो सकता है। और यहाँ पे मैं रेडार और स्पेसिफिकली एसा रेडार की डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। तो कौन सा रेडार जो है पीएफएक्स अल्फा में इस्तेमाल होगा, क्या स्पेसिफिकेशंस रियलिस्टिक हैं, इस रेडार के अंदर जो है एस बैंड और एल बैंड जो है क्यों मैटर करते हैं स्टेल्थ के अगेंस्ट, और अगर इंडिजिनस रेडार जो है टाइम पे रेडी ना हो पाए तो क्या ऑप्शंस पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से अवेल की जा सकती हैं। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। तो इस टाइम पे करंटली जो चीज़ें कंफर्म हैं वो ये है कि पाकिस्तान का पीएफएक्स अल्फा प्रोग्राम स्पेसिफिकली एक इंडिजिनस गैलियम नाइट्राइड बेस्ड लिक्विड कूल्ड एसा रेडार डेवलप कर रहा है। इस चीज़ की कंफर्मेशन मौजूद है कि नास्टेप की अम्ब्रेला के अंदर इसको डेवलप किया जा रहा है और फुल सोर्स कोड कंट्रोल जो है पाकिस्तानी अथॉरिटी के अंडर होगा। एज फार एज द स्पेसिफिकेशंस गोज, ना स्पेसिफिकेशंस के हवाले से अभी किसी किस्म के नंबर्स पब्लिक नहीं किए गए हैं, लेकिन इसको हम इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि पीएफएक्स अल्फा रेडार की स्पेसिफिकेशंस को अगर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो मोस्ट लाइकली उसका ताल्लुक थोड़ा सा KLJ-7A रेडार से भी हो सकता है। इस चीज़ की कंफर्मेशन भी मौजूद है कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा जो है ऑलरेडी KLJ-7A ऐसा रेडार को ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के तहत हासिल कर चुका है। इस ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स के पास एक्सेस है एक्चुअल गैलियम नाइट्राइड टीआर मॉड्यूल डिज़ाइन की, एंटीना अरे जियोमेट्री की, लिक्विड कूलिंग लूप डिज़ाइन की और सिग्नल प्रोसेसिंग हार्डवेयर आर्किटेक्चर की। ये तमाम चीज़ें जो है बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको पाकिस्तान की जानिब से मास्टर किया जा सकता है और इस पर फर्दर डेवलप किया जा सकता है, और यही टेक्नोलॉजी जो है आगे चल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगी। इसमें हम छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इट्स पॉसिबल कि बिफोर KLJ-7A रेडार पाकिस्तान के इंजीनियर्स के पास या नास्टेप के इंजीनियर्स के पास गैलियम नाइट्राइड की टेक्नोलॉजी या उस पर वर्क जो है उस तरह से मौजूद ना हो। उसके नतीजे में शायद गैलियम आर्सेनाइड के रेडार पे पाकिस्तानी एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के या नास्टेप के इंजीनियर्स की जानिब से काम किया जाता, और उसमें फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है क्योंकि गैलियम नाइट्राइड के टीआर मॉड्यूल जो हैं अप्रॉक्सीमेटली ऐसा कहा जाता है कि गैलियम आर्सेनाइड मॉड्यूल से अप्रॉक्सीमेटली 3 से 5 गुना ज़्यादा RF पावर जो है पर मॉड्यूल प्रोड्यूस करते हैं। तो ये चीज़ जो है ये तमाम की तमाम चीज़ बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। लेकिन वापस इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में आए तो KLJ-7A रेडार के हवाले से जो ओपन सोर्स में इंफॉर्मेशन पब्लिक की गई है उसके मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली इसके 1000 गैलियम नाइट्राइड टीआर मॉड्यूल्स मौजूद हैं। इसकी डिटेक्शन रेंज 5 स्क्वायर मीटर RCS फाइटर जेट के अगेंस्ट 170 किलोमीटर प्लस की है। 15 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, 4 को साइमल्टेनियसली इंगेज कर सकता है। इसका वेट जो है 145 केजी से नीचे का है, 4 KVA की पावर ड्रॉ करता है और 650 mm की नोज जो है इसके अंदर ये फिट होता है। गिवन दिस इंफॉर्मेशन, जो रियलिस्टिक प्रोडिक्शन पाकिस्तान के इंडिजिनस एसा रेडार डेवलपमेंट के हवाले से कही जा सकती है वो ये कि जो इंडिजिनस एसा रेडार डेवलप किया जा रहा है उसके अंदर 1000 से 1100 गैलियम नाइट्राइड मॉड्यूल्स मौजूद हो सकते हैं। इसकी डिटेक्शन रेंज जो है अप्रॉक्सीमेटली 180 से 200 किलोमीटर के अगेंस्ट हो सकती है कन्वेंशनल फाइटर जेट के खिलाफ। 50 से 70 किलोमीटर के अगेंस्ट जो है ये लो ऑब्जर्वेबल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं KLJ-7A रेडार से मीनिंगफुल इम्प्रूवमेंट होगी कंसिडरिंग द फैक्ट कि अगर प्राइमरीली कूलिंग में ऑप्टिमाइजेशन की जाए और बेहतर सिग्नल प्रोसेसिंग जो है पाकिस्तान के इंडिजिनस एसा रेडार के अंदर की जाए। इसको मैं थोड़ा सा फर्दर एलैबोरेट करूँ तो आमतौर पे ये कंसिडर किया जाएगा कि KLJ-7A रेडार की रेंज है वो 170 से 200 किलोमीटर की है, जबकि पाकिस्तान के इंडिजिनस रेडार की रेंज है वो 180 से 220 किलोमीटर के अराउंड है। तो ये कोई मीनिंगफुल इंक्रीज़ नहीं है, लेकिन ये जो थोड़ा सा इंक्रीज़ है सिर्फ एक फैक्टर जो है बेहतर रेडार के अंदर मैटर नहीं करता है, इसमें बहुत से फैक्टर जो है इंक्लूड होते हैं। मिसाल के तौर पे वन ऑफ द फैक्टर जो कि सबसे अहम रोल प्ले करता है वो ये कि एट द टाइम एक फाइटर जेट जो है अपनी फुल कैपेबिलिटी पे होता है, जहाँ पे उस फाइटर जेट के तमाम एसेट्स को जो है उसके मैक्सिमम रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। उस टाइम के अंदर जो है बहुत से ऐसा रेडार्स अपनी स्टेटेड रेंज से
कम एफिशिएंसी पे प्रूफ हो रहे होते हैं। यानी कि अगर किसी एसा रेडार की 180 किलोमीटर की रेंज स्टेटेड है तो शायद वो रेंज जो है परफेक्ट कंडीशंस के अंदर बताई जा रही होती है, लेकिन एट द टाइम जब आपका फायर जेट जो है वो मैक्सिमम कैपेबिलिटी पे मौजूद होता है, जहाँ पे उसके दीगर सेंसर्स को भी मैक्सिमम आउटपुट की ज़रूरत होती है, जिनमें मॉज यानी मिसाइल अप्रोचिंग वार्निंग सिस्टम है, आपका फ्लाई बाय वायर कंट्रोल है, ये तमाम चीज़ें अगर अपने मैक्सिमम कंट्रोल पे होती हैं, बहुत से रेडार जो हैं उस टाइम पे अपनी मैक्सिमम आउटपुट जनरेट नहीं कर सकते। तो उस चीज़ के हवाले से अगर पाकिस्तान की जानिब से एक ऐसा रेडार डेवलप किया जा रहा है जो कि शायद अपने स्पेसिफिकेशंस में रेंज के हवाले से इतना बेहतर ना हो, लेकिन अपनी ऑप्टिमाइजेशन एट द पॉइंट जब फायर जेट जो है अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी पे हो, उस चीज़ को अगर डेवलप किया जाए तो ये यकीनन काबिल सताइश है। अब पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो इंडिजिनस ऐसा रेडार डेवलप किया जा रहा है उसमें एक और कनेक्शन भी है जो कि ग्राउंड रेडार का एक्सपीरियंस होने वाला है। थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो पाकिस्तान के पास इस टाइम पे AM350S एस बैंड गैलियम नाइट्राइड एसा रेडार ग्राउंड रेडार मौजूद है, जिसकी 350 किलोमीटर की डिटेक्शन रेंज मौजूद है और ये ऑपरेशनली डिप्लॉयड भी किया जा चुका है। इसके अलावा ऐसा 3D रेडार भी मौजूद है ना। इसका मतलब है कि AM350S जैसे रेडार जो हैं यानी ग्राउंड रेडार जो हैं उसकी डेवलपमेंट जो कि गैलियम नाइट्राइड TR मॉड्यूल से ही डेवलप की गई है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, इसके पावर एम्पलीफायर आर्किटेक्चर, थर्मल मैनेजमेंट और प्रोडक्शन क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सीख ली हुई है, और यही फंडामेंटल नॉलेज है जो फायर रेडार के TR मॉड्यूल्स में भी अप्लाई होती है। ऑल्दो यू कैन आर्ग्यू द फैक्ट कि एक ऐसा रेडार जो फायर जेट में इस्तेमाल होता है उसको डेवलप करना कंपेयर टू ग्राउंड रेडार के कई गुना मुश्किल होता है। लेकिन जिस चीज़ पे मैं बात करने लगा था, वो स्पेसिफिक एंगल जिस बारे में मैं बात करने लगा था वो ये कि फाइटर रेडार जो है प्राइमरली एक्स बैंड पे ऑपरेट होते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है एस बैंड पे एक्सपर्टीज़ ये एक इंटरेस्टिंग फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है, और इसके हवाले से पाकिस्तान के इंडिजिनस ऐसा रेडार से भी कनेक्शन जा मिलते हैं। अब ये चीज़ जो है ये KLJ-7A रेडार के अंदर मौजूद नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर कि पाकिस्तान की जानिब से इंडिजिनसली डेवलप की जा रही है, बट अगर स्पेसिफिकली अगर हम एक्स बैंड को देखें तो एक्स बैंड जो है 8 से 12 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज में ऑपरेट किया जाता है। इसकी वेवलेंथ जो है वो छोटी होती है, बेहतर रेजोल्यूशन होती है, और ये प्रिसाइज टारगेट जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। बेसिकली फायर कंट्रोल रेडार के लिए आइडियल वेवलेंथ कंसिडर की जाती है। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न फायर जेट होते हैं जिनको हम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी कहते हैं, वो एक्स बैंड के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज रेडार होते हैं। आप मॉडर्न फायर जेट्स की कोई भी मिसाल ले लें, F-35 ले लें, J-20 ले लें, J-35 ले लें, इनकी शेपिंग और रेडार एब्जॉर्बर मटेरियल जो है ये स्पेसिफिकली एक्स बैंड की एनर्जी को स्कैटर करने के लिए या इधर उधर फेंकने के लिए जो है डिज़ाइन किया जा रहा होता है। तो उसके नतीजे में जो है एक्स बैंड रेडार जो है उसकी एफिशिएंसी शायद उस तरह से नहीं है जो कि आज से 5 से 10 साल पहले या 15 साल पहले कंसिडर की जाती थी। बट एस बैंड जो है, एस बैंड 2 से 4 गीगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट करता है। इसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा लंबी होती है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की शेपिंग जो है वो एस बैंड की वेवलेंथ के अगेंस्ट डिफरेंटली इंटरैक्ट करती है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो ज़्यादा विजिबल होता है एस बैंड के अगेंस्ट, और ये स्पेसिफिकली सिर्फ एस बैंड के अगेंस्ट नहीं है। अगर आप एल बैंड के बारे में भी बात करें तो वो भी 1 से 2 गीगाहर्ट्ज़ पे मतलब मज़ीद लॉन्गर वेवलेंथ उसके ऊपर ऑपरेट करता है। और इनफैक्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो रशिया की जानिब से जो Su-75 चेकमेट फायर जेट डेवलप किया जा रहा है, उनका इंडिजिनस सिंगल इंजन फायर जेट, उसके अंदर भी एक्स बैंड के साथ साथ एल बैंड का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके साइड विंग टिप्स के अंदर, और इसका भी यही मकसद है कि एक्स बैंड चूँकि ऑप्टिमाइज़ किया जा चुका है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स के अगेंस्ट, तो एल बैंड या इस केस में एस बैंड जो है वो फिर आपको रेजोनेंस इफेक्ट प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। इसमें फिर एक और फैक्टर ये आ जाता है कि मिसाल के तौर पे अगर AIM-350S जो है एस बैंड ग्राउंड रेडार है और फ्यूचर का PFX अल्फा जो है एस बैंड सेकेंडरी एरे के तौर पे अपनी फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर ऑपरेट करता है, तो इसका प्रैक्टिकली मतलब ये है कि ग्राउंड रेडार जो है डायरेक्टली फायर जेट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है बगैर AWACS ब्रिज के थ्रू भी। तो हम पाकिस्तान के एयरफोर्स के किलजियन के हवाले से तो बात करते ही रहते हैं, बट ये एबिलिटी जो है ये उससे भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगी कि आपको एक थर्ड पार्टी पे रिलाई नहीं करना पड़ेगा और फायर जेट जो है डायरेक्टली ग्राउंड रेडार्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक ऐसी एबिलिटी जो कि इस टाइम पे कुछ एयर फोर्सेस के पास मौजूद है। इसमें शायद सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली जिसने अप्लाई किया हुआ है वो शायद इजरायली एयर फोर्स ही है कि उनके ग्राउंड रेडार जो हैं उनके साथ, यानी कि आयरन डोम, डेविड स्लिंग, जो एरो सिस्टम उनकी जान से डेवलप किया गया है, वो इजरायली फायर जेट्स के साथ इंडिजिनस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये एक एबिलिटी है जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगी गिवन द फैक्ट कि अगर ये सच साबित होती है।
कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन इन कंसिडरेशन, इट वुडंट बी हार्ड टू से कि जो रडार डेवलपमेंट पाकिस्तान एयरफोर्स या नास्टप की जानिब से इस टाइम पे की जा रही है वो कोई आसान नहीं होने वाली है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऑल्दो बेस्ट के सिनारियो है कि आप अपने टाइमलाइन को जो है वो कंप्लीट करें और जो टारगेट जिस टाइमलाइन पे फोकस किया गया है उसी टाइमलाइन पे कंप्लीट किया जाना चाहिए, जिसकी शायद सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि डिलेज के अपने चैलेंजेस भी होते हैं। सो आई होप कि इसके अंदर बेस्ट के सिनारियो जो है वो इम्प्लीमेंट हो, पाकिस्तान जो है टाइमलाइन को फॉलो करते हुए जिस टाइम पे इसकी पहली फ़्लाइट की जा रही है उसी टाइम पे इस इंडिजिनस रेडार को जो है इस्तेमाल किया जाए। बट इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस, अगर किसी किस्म के डिले हमें फेस करने को मिलता है, जो ऑप्शंस इस टाइम पे पाकिस्तान के पास मौजूद होंगी वो लिमिटेड ऑप्शंस ही होंगी। एक तो KLJ-7 रेडार को ही दोबारा से इंटरिम ऑप्शंस के तौर पे पाकिस्तान को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस पर मुझे ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। KLJ-7A रेडार जो है पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के GF-1700 ब्लॉक 3 के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा होता है, तो ऑब्वियसली आपका इसके अंदर एक्सपीरियंस है और नाउ द फैक्ट कि अगर ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी पाकिस्तानी इंजीनियर्स के पास मौजूद है तो ये उस हिसाब से और भी बेहतर पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए हो सकता है। बट जो दूसरा रेडार है जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट आई लाइक टू मेंशन इट, वो ये कि मुराद एसा रेडार को पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से एज एन इंटरिम ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है। इसका एक इंटरेस्टिंग एंगल जो मेरे जहन में आया था वो ये कि ऑब्वियसली मुराद एसा रेडार जो है वो टर्की के F-16 ऑस्कुर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो इट्स पॉसिबल कि F-16 की नोजकोन का जो है JF-1700 की नोजकोन साइज़ का डिफरेंस जो है आ जाता है। बट एक जो चीज़ में इंपॉर्टेंटली आ जाती है वो ये कि मुराद एसा रेडार को जो है टर्की की जानिब से उनके UAVs के अंदर भी इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। UAVs का रेडार क्रॉस सेक्शन जो है आई एम अज्यूमिंग कंपेयर टू JF-1700 के कम होने वाला है। तो उस केस के अंदर इसकी साइज़ फिटिंग जो है वो JF-1700 के अंदर होना भी मुमकिन है। ऑब्वियसली उसके अंदर डिफरेंट चैलेंजेस आ जाते हैं, कंपैटिबिलिटी और दूसरे चैलेंजेस भी इसमें कंसिडर करने पड़ते हैं, बट दिस इज़ एन ऑप्शन जो कि पाकिस्तान की जानिब से कंसिडर की जा सकती है। तो ये जो है PFX अल्फ़ा के इंडिजिनस रेडार की रियलिस्टिक पिक्चर इस टाइम पे मौजूद है। अगेन आई वुड लाइक टू हाईलाइट द फैक्ट कि जो ग्राउंड रेडार नास्टप की जानिब से डेवलप किए गए हैं कंपेयर टू द फैक्ट कि जो इंडिजिनस एसा रेडार नास्टप की जानिब से डेवलप किया जा रहा है वो ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके बहुत से फैक्टर्स जो हैं वो काउंट होते हैं, उसमें डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, मैं उसको ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करूँगा, लेकिन इसमें 9G सर्वाइवल आ जाता है, कन्फाइंड स्पेस में कूलिंग का एस्पेक्ट आ जाता है, नॉट टू मेंशन द फैक्ट कि वो ग्राउंड पे बैठा होता है, उसकी पावर जनरेशन के उसको उस तरह से मसले नहीं आते हैं। फिर LPI वेव फॉर्म का फैक्टर होता है, सेंसर फ्यूजन का फैक्टर होता है। इन तमाम चीज़ों के अंदर जो है एक इंडिजिनस एसा रेडार जो फाइटर जेट के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा रहा होता है उसको कॉन्स्ट्रेंट का सामना करना पड़ सकता है। तो उस हवाले से इस रेडार को जो डेवलप किया जा रहा है वो ज़्यादा चैलेंजिंग होगा कंपेयर टू द ग्राउंड रेडार जो कि नास्टप की जानिब से डेवलप किए गए हैं। बट इस बात में कोई शक नहीं है कि जो फ्यूचर की डायरेक्शन है उसमें आपको इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो उस चीज़ को ज़रूर हाईलाइट करना ज़रूरी है और इस पर तमाम कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स और नास्टप को देने चाहिए। लास्टली एक और चीज़ जो कि रिसेंटली मैंने अपने कमेंट्स के अंदर देखी थी लास्ट PFX के इंजन के हवाले से, जिसमें मेंशन किया जा रहा था कि PFX के इंजन को जो है या ओवरऑल जो PFX अल्फ़ा डिज़ाइन किया जा रहा है उसको मिडल वेट फायर जेट होना चाहिए। नाउ अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, और इस पर मैं कुछ फैक्टर्स बयान करूँगा जस्ट टू सम इट अप, बट आई बिलीव, मेरा ये मानना है कि PFX अल्फ़ा को जो है वो लाइट वेट फायर जेट ही कंसिडर करना चाहिए। क्यों, इसके नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हैं, बट इसमें से कुछ फैक्टर ये हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो PFX अल्फ़ा के हवाले से स्टेटेड कहा गया है वो ये कि इट्स एन OCU प्लेटफॉर्म, यानी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी अपग्रेड होने वाली है। इसके एयरफ्रेम के हवाले से कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है। येस, ये चीज़ ज़रूर मेंशन की गई है कि इंजन का इसमें नए इंजन का या नई पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है, बट एक नए एयरफ्रेम के हवाले से किसी किस्म की चीज़ मेंशन नहीं की गई है। और मोस्ट लाइकली जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ पाकिस्तान की जानिब से डेवलप की जा रही हैं उसको जो है इस PFX अल्फ़ा के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। सेकेंडली, अगर आप फ्यूचर के ऑप्शंस देखें तो पाकिस्तान के पास बहुत से मिडल वेट फायर जेट्स होने वाले हैं। मिसाल के तौर पे F-16 जो है वो मिडल वेट में आ जाते हैं, J-10C जो है मिडल वेट में आ जाते हैं, PFX का जो ट्विन सीटर वर्जन कंसिडर किया जा रहा है वो मिडल वेट के अंदर है, J-35 जो है वो मिडल वेट के अंदर कंसिडर किया जा सकता है। तो 4 फायर जेट जो हैं आपके पास मिडल वेट कैटेगरी के मौजूद हैं। एक लाइट वेट फाइटर जेट जो है आपके पास मौजूद होना चाहिए, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो कोई इतनी अमीर एयरफोर्स नहीं है और उसको अपने बजट कंस्ट्रेंट्स का हमेशा से सामना करना पड़ता है। और तीसरा फैक्टर जो है जो कि मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है वो ये कि अगर आप एयर फ्रेम इंक्रीज़ कर देंगे और उसके अगेंस्ट जो है लार्जर साइज़ के रेडार जो है उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, तो जो स्टेटेड गोल है PFX अल्फ़ा का, यानी जो प्रीवियस ब्लॉक्स यानी कि JF-1700 के ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 जो है
हैं, उनकी ऑपरेशनल अपग्रेड के अंदर फिर आपको बहुत से डिफरेंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज़ आप एक्जिस्टिंग एयरफ्रेम्स को एनलार्ज तो कर नहीं सकते हैं। तो जो ऑपरेशनल गोल है इस तमाम पीएफएक्स अल्फ़ा का, वो आपके प्रीवियस एयरफ्रेम्स के अंदर उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। और गिवन द ट्रैक रिकॉर्ड जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स मेंटेन रखती है, मिसाल के तौर पे मिराज को जो है हमने 50-55 साल से चला रहे हैं, F-16 को जो है ऑलमोस्ट 40 साल हो गए हैं। तो आई हाईली डाउट कि JF-17 थंडर का इवन ब्लॉक 3 जिसको 2003 के अंदर पाकिस्तान ने इस्तेमाल करना शुरू किया था, उसको शायद 23 या 30 साल बाद जो है पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से रिटायर किया कर दिया जाएगा। ऐसा होता हुआ मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। एंड आई बिलीव कि वही टेक्नोलॉजी जो पीएफएक्स अल्फ़ा के अंदर इस्तेमाल की जा रही है, मे बी नॉट टू द फुल एक्सटेंड, लेकिन एक ख़ास हद तक जो है उस टेक्नोलॉजी को पीएफएक्स के ब्लॉक्स, अर्लियर ब्लॉक्स के अंदर भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। बट लेट मी नो आपके इस हवाले से क्या ख्यालात हैं। एक और चीज़ जो मैं इस सवाल से पूछना चाहूँगा वो ये कि जो नास्टेप की जानिब से रेडार डेवलप किया जा रहा है, उसको आप क्या नाम देना पसंद करेंगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस आउट। गुड बाय।